आज इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, शायद मेरे इस चैनल पर ऐसे तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें इसी तरह के मुद्दे को हमने उठाया है। वो मुद्दे हैं नफरत के, लेकिन एक बार फिर से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं क्योंकि सत्ता में मौजूद कुछ लोग चाहते हैं कि आप ऐसे वीडियो को देखकर बोर हो जाए और वो एक नया नॉर्मल हो जाए। आज इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं, वो है मुसलमान समुदाय के साथ ग्रामीण महाराष्ट्र में हो रहे नाइंसाफी के बारे में। ये एक ऐसी बात है जिससे राजनेताओं ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें पता है कि अब जनता पर इसका असर पड़ना बंद हो चुका है। इसीलिए अब जो चीजें पहले शायद वो चार दीवारी के बीच कहते थे, अब वो गांव में ग्राम सभा बुलाकर कह रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या पूरा मामला है, इसके पीछे की क्या राजनीति है और कैसे महाराष्ट्र का भविष्य बहुत खराब नजर आ रहा है, आज के इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर बात करें। दोस्तों, मेरा नाम है मलिक फरीदी और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल खबरें एक्सप्रेस न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। दर्शकों, सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल माड़ी नाम का एक गांव है महाराष्ट्र के पारी तालुका में, और ये तालुका आता है अहिल्यानगर जिले में, जिसका पहले नाम हुआ करता था अहमदनगर, लेकिन उसका नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। अब यहाँ पर हर साल कानिफनाथ महाराष्ट्र यात्रा निकाली जाती है। लगभग एक महीने की ये यात्रा होती है, जहां पर लोग एक मंदिर में आते हैं जो ये माड़ी गांव में मौजूद है। वहीं पर ये यात्रा आती है और हजारों की संख्या में हर साल लोग वहां पर आते हैं। खास तौर पर वो जो नोमैडिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, देश भर से वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर ये यात्रा हर साल की जाती है। ये लगभग 700 साल पुरानी एक परंपरा है जो चली आ रही है। लेकिन इस साल 28 फरवरी से जब ये यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे पहले 22 फरवरी को ये माड़ी गांव के कुछ लोगों ने एक ग्राम सभा बुलाई और इस सभा में फैसला लिया गया कि इस बार की जो ये यात्रा है, यहाँ पर नहीं किसी मुसलमानों को दुकान लगाने दिया जाएगा और ना ही किसी को इस यात्रा में सहभाग होने दिया जाएगा। जबकि सालों साल पुरानी जो परंपरा रही है उसमें हिंदू मुस्लिम साथ में यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे एक फैसला लिया गया और इससे पास किया गया। हालांकि इसे लेकर कई सवाल उठे, इसे लेकर राजनीति हुई, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और कौन है ये कानिफनाथ, और इसके पीछे के इतिहास को भी समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि ये तालुका है, ये अहमदनगर में आता है, पुणे के करीब ये जिला मौजूद है और ये नोमैडिक कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो इतिहास है दर्शकों, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द वायर की एक रिपोर्ट में जो लिखा गया उसके अनुसार एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबर्ट एम हेडन ने अपनी किताब एंटागोनिस्टिक टॉलरेंस कॉम्पिटिटिव शेयरिंग ऑफ रिलीजियस साइट्स एंड स्पेस, जो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड स्थलों खास तौर पर धर्म के बारे में बात करते हैं, उसमें लिखा गया है कि मुसलमानों के लिए ये वही जगह है जिसे वो दरगाह मानते हैं, मुस्लिम संत शाह रमजान माही सावर चिश्ती का, जबकि हिंदुओं का मानना है कि एक समाधि है हिंदू संत कानिफनाथ का। दोनों एक ही शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक उन्हें दरगाह मानता है और एक उसे समाधि मानता है। हालांकि उसके बावजूद सालों से यहाँ पर इसी तरह से यात्रा होती रही है, इसी तरह से दोनों समुदाय के लोग आते रहे, आज तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार भी ऐसे ही होना था। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो इस यात्रा में सामान बेचते हैं, जूते बेचते हैं, बच्चों के खिलौने बेचते हैं। जो बाजार रहता है, क्योंकि हजारों लोग आते हैं, वहां पर मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बार गांव के कुछ लोगों ने यह फैसला लिया कि ये इस बार मुसलमानों को यहाँ पर आने नहीं देंगे। जो लोकल लीडर है उनका कहना है कि हिंदुओं की परंपरा को शुद्ध रखने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुस्लिम है वो हमारी परंपरा को नहीं समझते हैं, ये हिंदू परंपरा है जिसे हम शुद्ध रखना चाहते हैं और इसलिए हमने ये फैसला लिया है। लेकिन जब से ये फैसला लिया गया है, कई लोग जो क्रिटिक्स है वो ये भी कह रहे हैं कि न केवल ये मुसलमानों का फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, बल्कि ये उनके जो आर्थिक बहिष्कार है वो भी इसमें होता हुआ नजर आ रहा है, और ये संविधान के भी खिलाफ है, और इससे जो पीस है उस जगह का, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर इसका असर पड़ सकता है। और इसे लेकर कहीं ना कहीं जब सवाल उठने लग गए, तब रिजोल्यूशन पास होने के बाद अहिल्यानगर जिला परिषद के सीईओ आशीष येवेकर ने वहां के बीडीओ शिवाजी कांबले को एक इंक्वायरी करने के लिए कहा कि जो ग्राम सभा की ओर से फैसला लिया गया है, जो रिजोल्यूशन पास किया गया है, ये सही है या नहीं, क्या ये कानूनी तरीके से सही है या नहीं।
और यहाँ पर ये देखा गया कि 15% कम से कम आपको वोट चाहिए जब भी आप कोई रिजोल्यूशन इस तरह से पास करते हैं। उनके पास 100 वोट्स कम से कम होना चाहिए, तो उनके पास 116 वोट थे, लेकिन इसमें कई जो वोट थे वो फ्रॉड थे, वो फर्जी थे, जिसकी वजह से बीडीओ की ओर से ये फैसला लिया गया कि ये जो रिजोल्यूशन है वो अनकंडीशनल है, एक गैर कानूनी है। अब यहाँ पर मामला खत्म हो जाना चाहिए था, यहाँ पर सब बातें खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। जब इसे अनकंडीशनल कहा गया, जब कहा गया कि आप इस तरह के रिजोल्यूशन नहीं ले सकते, आपके पास उतने गांव वाले भी मौजूद नहीं थे, आप केवल एक श्राइन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तब यहां पर एंट्री होती है महाराष्ट्र के एक होनहार मंत्री नीतीश राणे की। नीतीश राणे कहते हैं कि बीडीओ कौन होता है इसे अनकंडीशनल, इसे गैर कानूनी कहने वाला। अगर गांव के लोग चाहते हैं कि वो मुसलमानों को यहां पर आने नहीं देंगे तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। उनका तो यहां तक कहना है कि भविष्य में शायद महाराष्ट्र में हर एक जगह पर आपको ऐसे देखने मिलेगा जहां पर मुसलमानों का बहिष्कार किया जाएगा। नीतीश राणे कहने वाले ये अकेले नहीं है। जब ये फैसला लिया गया तो वहीं से आने वाले राधा कृष्णा विखे पाटिल, उन्होंने भी कहा कि इसमें गलत क्या है। अगर इस तरह का फैसला लिया गया और गांव वालों ने ये फैसला लिया है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आपको यहाँ पर ये याद रखना जरूरी है कि राधा कृष्ण विखे पाटिल मंत्री है और एक जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। नीतीश राणे मंत्री है, एक जमाने में शिवसेना जब एक हुआ करती थी उसमें थे, फिर वो कांग्रेस में थे, अब वो भी बीजेपी में है। उनके भाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना में है और ये दोनों मंत्री कहीं ना कहीं से इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार वहां पर गांव में करीबन 3500 घर मौजूद है, जिसमें करीबन 450 घर मुसलमानों के हैं। उसके अलावा वहां पर मराठा, फिर ओबीसी, तेली, माली डगर, ये कम्युनिटी से आने वाले लोग भी है, लेकिन 450 वहां पर मुस्लिम मौजूद है जो सालों से रहते हुए आए हैं। लेकिन अचानक से ये कह दिया गया कि नहीं, हम इनको इस यात्रा में आने नहीं देंगे, और इसकी वजह देखिए क्या क्या बताएंगे। कहा गया कि वो चोरी करते हैं, वो शुद्ध नहीं है, उनकी ओर से गैरकानूनी कार्रवाई की जाती है। और जब इसका कोई भी लॉजिक नहीं मिला, जब लोगों ने बोला इसमें आप जो कह रहे हैं लॉजिक नहीं है, तब उनका ये कहना था कि भविष्य में हमारे बहू बेटियों को बचाने के लिए हमने मुसलमानों को यहां पर आने से रोका है। और सोचिए, इस तरह के फैसले लेने के बाद जो अधिकारी इसको गलत कहते हैं, तो महाराष्ट्र के मंत्री कहीं ना कहीं इसका स्वागत करते हैं। क्या इस तरह की राजनीति की महाराष्ट्र में जरूरत है? वो भी खास तौर पर उस समय में जब हम देख रहे हैं कि दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो मतभेद है वो दिन रात बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये वही पूर्वगामी महाराष्ट्र है जहां पर साहू, फुले, अंबेडकर की हम बात करते हैं? लेकिन वहां पर भी अब ऐसा नजर आ रहा है कि गांव में भी कहीं ना कहीं राजनीति इसके पीछे जरूर होगी। लेकिन गांव गांव में, ग्रामीण महाराष्ट्र में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, और नफरत के बीज के ऊपर दर्शकों राजनीति की जा रही है। कुछ आंकड़े मैं आपको देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दरअसल वॉशिंगटन बेस्ड एक रिसर्च ग्रुप है जिसका नाम है इंडिया हेट लैब। उनकी ओर से हर साल एक रिपोर्ट निकाली जाती है कि किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। वॉशिंगटन बेस्ड रिसर्च ग्रुप है और उन्होंने कहा है साल 2024 में इंडिया में हेट स्पीच माइनॉरिटीज के खिलाफ 74% से बढ़ी है, 74% से। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक साल के भीतर देश भर में 1165 ऐसे मामले आए हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने जो माइनॉरिटीज है उन्हें टारगेट किया है। और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया गया है, 98.5%। जितने भी हेट स्पीच दिए गए हैं उसमें से 98.5% हेट स्पीच मुस्लिम के खिलाफ दी गई है। और ये इन्होंने कहा है कि खास तौर पर ये ऐसे मामले वहां पर ज्यादा आए हैं जहां पर भाजपा या उनकी सहयोगी पार्टियां सत्ता में है। तो जहां पर वो सत्ता में है वहां पर ऐसे मामले बड़े हैं। महाराष्ट्र में भी वो सत्ता में है, महाराष्ट्र में भी ऐसे मामले बड़े हैं। और 3 बीजेपी रूल स्टेट जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल हैं, यहां पर भी 2024 में जितने भी नफरत भाषण हैं उसके 50% भाषण केवल इन राज्यों में हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुए हैं। इंडिया हेट लैब की ओर से ये फैसला, ये जो जानकारी है वो सामने आई है। और अगर आप इस हेट लैब की रिपोर्ट को पढ़ेंगे और आप चेक करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण पद पर है जिनकी ओर से हेट स्पीच फैलाया गया, सबसे पहले नंबर पर आपको मिलेंगे नीतीश राणे। उनकी ओर से पिछले साल 24 हेट स्पीच दिए गए। ऐसे में आपको लगा होगा कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल नहीं।
जब इनकी सत्ता आई, जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने एक पढ़ा लिखा, एक होनहार मुख्यमंत्री माना जाता है, उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के कैबिनेट में नीतीश राणे को जगह मिली, वो मंत्री बने और अब वो कह रहे हैं जो एक गांव के लोगों ने किया, भविष्य में शायद पूरा महाराष्ट्र वो करेगा और एक पूरे समुदाय के खिलाफ निर्णय ले आया गया है, उसका वो स्वागत कर रहे हैं। अब अगर देखें तो महाराष्ट्र छोड़कर इसमें जो 2 राज्य और दिए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा नफरत फैली, उसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। दरअसल नॉर्थ इंडिया को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल होता है, काउ बेल्ट, जिसे कहा जाता है वहां पर गाय को लेकर बहुत सारी बातें होती है, वहां पर नफरत बहुत फैलाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है। मराठी में पुरोगामी महाराष्ट्र कहते हैं, जो आने वाले कल के बारे में विचार करता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है तो यहाँ के लोगों को कम से कम ये सोचने की जरूरत है कि क्या पुरोगामी महाराष्ट्र है, क्या ये साहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है या नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत है। दर्शकों, मेरे इस चैनल पर हमने लगातार नीतीश राणे हो, दूसरे लोग हो, उनकी ओर से जब भी ऐसे कोई बयान दिए गए हैं, इसे हम लगातार उठाते रहते हैं। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे नहीं उठाएंगे और इसे लेकर आपको नहीं बताएंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, इसे एक नया नॉर्मल मान लिया जाएगा। शायद इस तरह के फैसले दिन रात कोई भी लेगा। अब एक गांव वालों ने लिया है, कल जाकर एक राज्य ऐसा फैसला लेगा, परसों जाकर पूरे देश की ओर से ये फैसला किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान के खिलाफ जाता है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि नीतीश राणे को बाबा साहेब आम्बेडकर या संविधान दोनों में से किसी से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वही शख्स है जो मंत्री बनने के बाद बोले कि मैं पूरी तरह से ये कोशिश करूंगा कि जो महाविकास अघाड़ी है के लोग हैं उन्हें कोई फंड ना मिले। ये वही शख्स है जो कहता है मैं महाविकास अघाड़ी को पैसा नहीं दूंगा, चाहे मैं मंत्री रहूं या ना रहूं। ये यही है जो कह रहा है कि अब मुसलमानों को जो बॉयकॉट किया जा रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये कैसी राजनीति है, ये कहाँ की राजनीति है? आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जब चुनाव आते हैं उसके बाद आप सभी मिलकर महाराष्ट्र को देश में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है दर्शकों कि ऐसा कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। और इसलिए ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है जो अचंभित करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन क्या इसे लेकर किसी को कोई फर्क पड़ता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आपको फर्क पड़ता है? इसे आप एक नया नॉर्मल मान चुके हैं? क्या आप नहीं मानते कि इसका असर हमारे देश के लोगों पर पड़ेगा? जब दूसरे देश में टेस्ला बनाया जा रहा है, दूसरे देश के लोग हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, शुद्ध हवा उन्हें मिल रही है, शुद्ध पानी उन्हें मिल रहा है, ये हमारे लोगों के लिए शायद वो मुद्दे ही नहीं है। क्योंकि हम किसी मंदिर या मस्जिद में जाने दिया जाना चाहिए या नहीं, और हमारे मंत्री जो मंत्री के पद पर संविधान की शपथ खाकर लेते हैं वो आपके धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। आपको हिंदू बताते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और आपके हाथ में वो झंडा देकर रास्ते पर एक दूसरे से लड़ने के लिए भेज देते हैं। वो आपको बेवकूफ समझते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आप में से किसी को इस पर फर्क पड़ता है? वीडियो की ओर से फैसला लिए जाने के बाद जब मंत्री की ओर से कहा जाएगा कि आप इस फैसले को कैसे ले सकते हैं और भविष्य में इस तरह की परिस्थिति देश के अलग अलग जगहों में, महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों में नजर आएगी, और जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी सबसे ज्यादा नफरती भाषण फैलाने का आरोप लगाया जाता है, तो यहाँ पर हर किसी को समझने की जरूरत है, क्या हमारा देश का भविष्य खतरे में है या नहीं। दर्शकों, इस चीज को आपको सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने लाया। अगर आप भी मानते हैं कि ये महत्वपूर्ण वीडियो है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।